हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ और हीट ट्रांसफ़र में हम देखेंगे कि हीट का ट्रांसफ़र कितने अलग तरीक़ों से होता है। और बेसिकली 3 तरीके ही हैं जिससे हीट का ट्रांसफ़र होता है। वो 3 तरीके में पहला तरीका है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को मैंने एक समराइज़ करने के लिए, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है पर एक पिक्चर से समराइज़ करने के लिए ये पिक्चर आपके सामने शो की है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि फायर पे एक वेसल है और वेसल में कुछ लिक्विड है जो हीट अप हो रहा है। और यहाँ तीनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। वो ऐसे हो रहे हैं कि आप देख सकते हो कि जो वेसल के अंदर लिक्विड बॉईल हो रहा है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ रहे हैं। आप यहाँ देखोगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये नीचे से हीट होके ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि जो हॉटर वाटर है उसकी डेंसिटी कम होती है और कम डेंसिटी का पानी ऊपर उठेगा और कोल्ड वाटर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पानी नीचे जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ रहे हैं और कोल्ड वाटर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि जो नीचे वाले हीटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को लेकर के मूव कर रहे हैं ऊपर। तो ये होता है कन्वेक्शन, जिसमें मॉलिक्यूल्स एक्चुअली हीट को कैरी करके चलते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वेसल गर्म हो रही है, वेसल स्टील या एल्यूमिनियम जो भी है उसका मटेरियल है और वेसल से कनेक्टेड है हैंडल, ये जो आपका हैंडल दिख रहा है। तो अब आप जो फायर है वो डायरेक्टली वेसल के बेस के कांटेक्ट में देख सकते हो, पर जो वेसल का हैंडल है वो भी हीट अप हो जाता है और वेसल का कोई शेप भी नहीं चेंज होता, यानी वेसल के मॉलिक्यूल्स भी नीचे से हैंडल तक मूव नहीं करते हैं। तो हैंडल फिर कैसे हीट अप हुआ? तो असल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेसल के मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉलिड एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी पोजीशन पे ही हैं और वाइब्रेट कर रहे हैं और वाइब्रेशन से हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल्स या एटम्स तक। इस प्रोसेस में वो खुद डिस्प्लेस नहीं होते, अपनी जगह छोड़ के चलते नहीं हैं और बिना चले, बिना अपनी जगह छोड़े या बिना डिस्प्लेस हुए हीट को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं, है ना। और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और जो ये फायर आग जल रही है, ये आग जो जल रही है, इस आग में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहे हैं, है ना, इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहे हैं। यानी अगर आप आग से थोड़ा सा दूरी पे बैठे हो तो आपको उसका वार्मथ, गर्माहट फील होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस उसमें से निकल रहे हैं, वो रेडिएशन हीट को आप तक लेके आ रहा है। तो दिस इज हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। तो इस एक छोटी सी पिक्चर में, पिक में तीनों टाइप के हीट ट्रांसफर्स मैंने बताए। अब जो पहला हमको डिटेल में पढ़ना है हीट ट्रांसफर का मोड, वो है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले लेट सपोज हमने एक ये आप देख सकते हो, मैंने एक ये निडल ली है, स्टील निडल है और ये निडल का टिप को गर्म कर रहा हूँ यहाँ से। तो हो क्या रहा है कि जो हीट है वो टिप से, जहाँ पे मैं फायर को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा हुआ है, वहाँ से मेरे हाथ तक पहुँच जाएगी और कुछ देर बाद निडल इतनी हीट अप हो जाएगी कि मैं उसको होल्ड नहीं कर पाऊँगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज कंडक्शन, जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है निडल के एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, अब जो दूसरा इसमें आपको डायग्राम है उसमें दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है कि यहाँ पे मैं कैंडल बर्नर से इसको हीट अप कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है, मैं क्लोजली पैक्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सॉलिड है,
तो मॉलिक्यूल्स बड़े पास पास बड़े अच्छे से अरेंज्ड होते हैं, और जैसे ही यहाँ पे हीट अप करूँगा तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है उनके वाइब्रेशंस होने लगेंगे, और ये वाइब्रेशन बहुत तेज़ होते जाएंगे। और क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है तो अगर एक भी कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा तो ये वाइब्रेशन दूसरे मॉलिक्यूल्स तक भी पहुंचेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं ये आगे जा रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स तक पहुंच रहे हैं, और जो कोल्डर एंड है जहाँ पर वाइब्रेशंस कम है वहाँ तक ये वाइब्रेशंस जैसे जैसे पहुँचेंगे वैसे वैसे हीट डेवलप होगी। अब हीट कैसे डेवलप होगी, क्योंकि वाइब्रेशंस में हीट लॉस भी होता है, तो वो जो हीट लॉस होता है उससे टेम्परेचर भी बढ़ेगा मटेरियल का, है ना। तो ये हीट वाइब्रेशंस के थ्रू हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ से चल के नहीं जा रहा है वहाँ तक, ठीक है। पर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, खैर अभी आप उस पर दिमाग ना लगाओ। अब यहाँ पे तीसरा डायग्राम भी यही है कि एक मेटल का अरेंजमेंट है, लैटिस अरेंजमेंट। इसमें मैंने हीट अप किया है यहाँ पर बर्नर से मेटल को, और धीरे धीरे ये जो लाल रीजन है, जोन है, ये बता रहा है कि वाइब्रेशंस धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं और एटम एनर्जाइज्ड हो रहे हैं, और धीरे धीरे वाइब्रेशन आगे बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते ये पूरे उसमें मेटल में रॉड में फैल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है जैसे पूरे रॉड में फैलेंगे और ये आगे बढ़ेंगे तो ये हीट को कैरी करेंगे अपने साथ। तो दिस इज कंडक्शन। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर atoms does not leave their respective places and vibrate about their place to transfer the heat. समझ गए होंगे आप कि इस मोड में एटम अपनी रिस्पेक्टिव प्लेसेस को नहीं छोड़ते, जगह को नहीं छोड़ते, अपनी जगह पे ही उस जगह के टू एंड फ्रो वाइब्रेशन करते हैं और हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात, वाइब्रेशंस ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ द सॉलिड बाय कोलिजन्स कैरिंग अलोंग द हीट। जो सॉलिड है इसके हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक वाइब्रेशंस जो है वो ट्रैवल करते हैं और हीट को अपने साथ लेके चलते हैं, ठीक है ना। और थर्ड स्टेटमेंट है कंडक्शन मोड डोमिनेट्स इन सॉलिड एज हाई डेंसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसफर थ्रू दिस मोड। देखो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि वाइब्रेशंस के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, यानी जो एक एटम वाइब्रेट होता है तो उसका वाइब्रेशन से टक्कर होती है आगे वाले नेबरिंग एटम से, और वो ये जो टक्कर है यही वाइब्रेशंस आगे ट्रांसफर होते जाते हैं। तो आप इमेजिन करो कि अगर एटम्स काफ़ी दूर दूर अरेंज्ड होंगे तो फिर अगर एक अकेला वाइब्रेट कर रहा होगा तो वो दूसरे से टक्कर नहीं कर पाएगा और उस दूसरे तक उसका वाइब्रेशंस पहुंचेगा नहीं। तो इस मोड में ज़रूरी होता है कि जो डेंसिटी है मटेरियल की दैट शुड बी हाई, और क्योंकि सॉलिड्स में हाई डेंसिटी होती है तो सॉलिड्स में ये मोड डोमिनेट करता है, ठीक है। अब ये जो मोड है ये स्लोएस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये होता है कि स्लोएस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, और बाकी जो दो मोड है वो इससे फास्टर है। अब एक बड़ी सरप्राइजिंग मैं आपको बात यहाँ बताता हूँ कि जो कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं वो हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि जिन सॉलिड्स का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन अच्छा है वो हीट के भी अच्छे कंडक्टर हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड्स के अंदर हीट का ट्रांसफ़र दो तरीके से होता है। एक तो होता है कंडक्शन से, जैसा कि मैंने आपको बताया, और दूसरा होता है कन्वेक्शन से। अब कन्वेक्शन क्या होता है? तो कन्वेक्शन जो होता है उसमें हमने अभी एक पिक्चर में पढ़ा था पिछले वाले में कि कन्वेक्शन के अंदर हीट मॉलिक्यूल्स लेके खुद चलते हैं। अब कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, दे आर मोबाइल।
तो उससे क्या होता है कि जब अपन उसको हीट करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो चलते भी हैं, वो अपनी जगह छोड़ के डिस्प्लेस होके चलते हैं फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। और कंडक्शन तो होता ही है, एटम्स वाइब्रेट करते ही हैं। तो जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, जो कंडक्टिंग सॉलिड्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, उनके अंदर कन्वेक्शन से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। और ये कन्वेक्शन कौन करा रहा है? ये कन्वेक्शन करा रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों से हीट ट्रांसफर हो रहा है, और नॉन मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो है सिर्फ कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होता है। इसीलिए द सॉलिड्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू टू simultaneous modes of heat transfer which are conduction and convection. Okay, now conduction mode में क्या होता है कि in conduction mode of heat transfer the temperature of each cross section of solid is different with the highest at hotter end and lowest at colder end. देखो ये बच्चों, ये बात मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे ये हॉटर एंड, देखो हमेशा मैं हॉटर एंड को रेड वाले शेड से बताऊंगा और कोल्डर एंड को नॉर्मल ब्लू या वाइट शेड से बताऊंगा। तो ये हॉटर एंड है, यहाँ से मैं गर्म कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि हर एंड, देखो आप इमेजिन करो कि ये सॉलिड की जो रॉड है ये क्रॉस सेक्शन में बटी हुई है, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन है, स्लाइसेस हैं, ठीक है। और ये जो स्लाइसेस हैं ये इंडिविजुअल स्लाइसेस हैं अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर जो क्रॉस सेक्शन है, हर जो ये मैंने आपको क्रॉस सेक्शन व्यू स्लाइस दिखाया है, इसका टेम्परेचर अलग होता है। और हॉटर एंड पे जो क्रॉस सेक्शन है उसका टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, और कोल्डर एंड की तरफ चलोगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा ऑब्वियसली। तभी तो हीट ट्रांसफर होगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट बात थी। और इसमें क्या होता है कि जिस तरह आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि जिस तरह जैसे ही आप एक सर्किट में बैटरी कनेक्ट करते हो तो पूरे सर्किट में पहले ईएमएफ इंक्रीज होता है, हर पार्ट में वोल्टेज बढ़ता है, और एक वक्त आता है जब वोल्टेज स्टेडी लेवल पे अटेन कर लेता है और हर पार्ट का वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है पर डिफरेंट होता है। इसलिए करंट फ्लो होता है फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पे भी दो स्टेट होते हैं, एक तो वेरिएबल स्टेट होता है और एक होता है स्टेडी स्टेट। यहाँ पे वेरिएबल स्टेट उसे कहते हैं जिसके अंदर जब आप हीट करते हो किसी भी सॉलिड को तो जो हीट है वो हर क्रॉस सेक्शन के पास जाती है। वो क्रॉस सेक्शन क्या करता है कि उस हीट का एक हिस्सा अपना टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ करता है, एक हिस्सा एटमॉस्फेयर में लॉस कर देता है, और बची हुई हीट वो आगे भेजता है। अब जो कम बची हुई हीट है वो आगे अगले क्रॉस सेक्शन पे जाती है। वो क्रॉस सेक्शन भी सेम तीनों चीज़ें करता है, अपनी हीट अपना टेम्परेचर बढ़ाता है, कुछ लॉस करता है, और फिर और कम बची हुई हीट आगे भेज देता है। ऐसे ही प्रोसेस चलता जाता है। तो आप ये देखो कि जो हीट सबसे एंड तक जा रही है वो बहुत कम बचेगी, इसलिए सबसे एंड में यानी कोल्डर एंड की तरफ जो क्रॉस सेक्शन है वो सबसे कूलर होगा, सबसे कम टेम्परेचर होगा उसका, और हॉटर एंड की तरफ जो क्रॉस सेक्शन है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसको हीट सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है पर अलग अलग है। ऑब्वियसली जिसको सबसे पहले हीट मिली है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिली है ना। तो जैसे जैसे आगे हम जाएंगे तो ये जो है टेम्परेचर क्रॉस सेक्शंस का किसी भी इंस्टेंट पे डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। कोल्डर एंड की तरफ आप जाओगे तो पर इंक्रीज हो रहा होगा सबका। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, सारे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन कंडक्शन। वेरिएबल क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ठीक है। और एक वक्त आता है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में भी एक वक्त आता है
जब एक कांस्टेंट स्टेडी स्टेट अटेन हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि आप जिस क्रॉस सेक्शन को हीट दे रहे हो उसका टेम्परेचर अपने सैचुरेशन लेवल, स्टेडी लेवल तक पहुंच चुका है, कांस्टेंट हो जाता है, और उसको मिलने वाली कोई भी हीट वो या तो एटमॉस्फेयर में हल्की फुल्की लॉस करता है। अब हम एटमॉस्फेरिक लॉस को नहीं गिनते हैं क्योंकि हम इंसुलेशन करते हैं कंडक्टर पे, जिससे एटमॉस्फेरिक लॉस नहीं होगा। तो लेट सपोज कि एटमॉस्फेरिक लॉस नहीं हो रहा है, तो हर क्रॉस सेक्शन को जो भी हीट मिलेगी वो आगे भेज देगा, वो ऐसे के एज इट इज, क्योंकि वो खुद का टेम्परेचर तो और बढ़ा नहीं सकता है। तो इसमें क्या होता है कि हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक जाने में डिक्रीज नहीं होती, कम नहीं होती। एज इट इज जितनी हीट हॉटर एंड से चालू हुई थी वो कोल्डर एंड तक पहुंचती है, क्योंकि द टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट एंड स्टेडी थ्रू आउट। तो ये स्टेडी स्टेट कहलाता है। और जो हमारा सारा मैथमेटिकल एनालिसिस है, यानी जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, वो तभी वैलिड है जब स्टेडी स्टेट अटेन हो चुका है। ओके, तो ये आपको बड़े इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में ही सारी चीज़ें वैलिड होती हैं, इसलिए इस पे ही क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये एक रॉड है, इसकी विड्थ है dx, मतलब विड्थ क्या, इसकी लेंथ है dx, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। इसके हॉटर एंड का टेम्परेचर है T1 और इसके कोल्डर एंड का टेम्परेचर है T2, और हीट यहाँ से एंटर हो रही है Q और यहाँ से निकल रही है Q। तो Q जो है वो हीट फ्लोइंग है, dx जो है लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, dt बाई dx हो जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, और k है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी। समझ गए? तो ये जो आपका वो है रॉड है, ये रॉड में हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, और ये स्टेडी स्टेट है। तो स्टेडी स्टेट है यानी T1 और T2 कांस्टेंट है, पर T1 T2 से बड़ा है। ठीक है ना? तो ये स्टेडी स्टेट कहलाता है। यहाँ पे अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ एनालॉजी इसकी बताऊँ मैं, तो हम यहाँ इसको बड़ा जब हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट बाद ये चैप्टर को लेते हैं, ताकि ये एनालॉजी बच्चे को याद रहे, और करंट क्योंकि उसने फ्रेश पढ़ा है तो उसके ही कंसेप्ट पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे हम जो हीट है उसको जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, करंट में वो चार्ज होता है, करंट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो यहाँ पर हीट करंट होता है dq बाई dt। करंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है। करंट में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता था R इज इक्वल टू एल बाय सिग्मा ए। एल लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, और सिग्मा है कंडक्टिविटी। यहाँ पे होता है R इज इक्वल टू एल बाय के ए, जहाँ पे एल लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और के है थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पे के थर्मल कंडक्टिविटी है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सिग्मा। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करूँ हीट कंडक्शन में कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है dq बाई dt, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज। और यहाँ पे क्या होता था कि जो करंट है dq बाई dt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था पोटेंशियल डिफरेंस के। और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये थर्मल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और दोनों मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो एक फॉर्मूला बना हमारा वो हम इसको लिख सकते हैं फाइनली, कि यहाँ अलग कलर से मैं लिखता हूँ कि हीट करंट H जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी, और रेजिस्टेंस R की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो हो जाएगा L। इनफैक्ट अगर मैं L को और डेल्टा टी को, टेम्परेचर डिफरेंस को मैं स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस dt ले लेता हूँ, और लेंथ जैसा कि मैंने बताया था dx है मान लो आप, तो रेजिस्टेंस की जगह हो जाएगा dx यानी लेंथ L बाय के ए।
तो हीट करंट का फॉर्मूला बन जाएगा के ए डी टी बाय डी एक्स, where dt by dx can also be used as temperature gradient। ठीक है बच्चों, तो इसके न्यूमेरिकल हम सेम एज इट इज उसकी तरह करेंगे जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे, और अगले वीडियो में मैं इसका न्यूमेरिकल पैकेज लेके आऊँगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।